अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपकी जो न्यू बुक्स हैं और न्यू क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। ऑलरेडी हम जो केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है उसकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनेशन के लिए एक वीडियो जो है वो डिस्कस आउट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम उसकी जो एक्सरसाइज है ना चैप्टर 1 की हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री जो है उसकी एक्सरसाइज को सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो यूनिट 1 जो है इसकी जो एक्सरसाइज है हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री जो यूनिट है, एक्सरसाइज में पहले जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs जो हैं उसमें फर्स्ट जो स्टेटमेंट है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। तो कमियत के तहफ़्फ़ुज़ जो है ना, ये जो लॉ है ना प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, इसका ये जो उसूल है ना, ये प्रिंसिपल ये क्या है। तो इसका जो आंसर है इसमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है मैस रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कीमियाई रद्द अमल के दौरान ना, केमिकल रिएक्शन के दौरान कमियत जो है वो मुस्तकिल रहती है। तो इसका जो रीज़न है दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट मैस कैनट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, इट रिमेन्स द सेम। तो ये जो प्रिंसिपल है इसमें जो को केमिकल रिएक्शन जो भी होता है इसमें मैस जो है ना ही क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बल्कि ये कांस्टेंट रहती है, यानी एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह जो इसकी सेकंड स्टेटमेंट है व्हाट डज द पीयर रिव्यू प्रोसेस इंश्योर इन साइंटिफिक रिसर्च। तो ये जो साइंटिफिक रिसर्च है इसमें पीयर रिव्यू जो जे वाला जायज़े का जो अमल है ये किस बात को यकीनी बनाता है। इसका जो आंसर है ना एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ फाइंडिंग्स, यानी नताइज की दुरुस्तगी और सदाकत जो है वो, ये वाली जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी है। और रीज़न इसका या एक्सप्लेनेशन ये है पीयर रिव्यू चेक्स द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ साइंटिफिक रिसर्च बिफोर इट्स पब्लिश्ड। तो ये जो पीयर रिव्यू है ये इस बात को यकीनी बनाता है कि जो रिसर्च है ना या तहकीक है मयार और दुरुस्तगी पर पूरा उतरती है। थर्ड जो स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ 18th सेंचुरी केमिकल पैराडाइम। तो दर्ज झैल में से कौन सा 18वीं सदी का जो केमिकल नज़रिया था ना वो कौन सा था। तो इसमें ये फ्लोजिस्टन थ्योरी जो है ये सिलेक्ट करनी है, ये वाली ऑप्शन। तो इसका रीज़न जो है ये एक्सप्लेनेशन द फ्लोजिस्टन थ्योरी वाज वाइडली एक्सेप्टेड इन 18th सेंचुरी बिफोर द डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न कंबशन थ्योरी। तो ये जो फ्लोजिस्टन थ्योरी थी 18वीं सदी में ना ये बहुत ज़्यादा मशहूर थी, मकबूल थी ये। तो बाद में जब ये मॉडर्न जो कंबशन थ्योरी थी उसकी डिस्कवरी के बाद मतलब इसने ना उस फ्लोजिस्टन थ्योरी को रिप्लेस किया। जब डेवलपमेंट हुई ना, प्रोग्रेस हुई और नई डिस्कवरीज हुई, तो उसके बाद जो फोर्थ वाले ये स्टेटमेंट है व्हाट डज द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है ना एलिमेंट्स का, उसको क्या चीज़ तरतीब देती है ना, किस बुनियाद पे उसको तरतीब दिया जाता है। तो एलिमेंट्स बाय देयर प्रॉपर्टीज़ एंड एटॉमिक नंबर, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनका जो एटॉमिक नंबर है ना एलिमेंट्स का उसके मुताबिक उसको ना ऑर्डर में किया जाता है, उसको तरतीब दिया जाता है। तो इसका रीज़न जो है ये एक्सप्लेनेशन द पीरियोडिक टेबल अरेंज एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज़। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है इसकी जो अरेंजमेंट है ना ये एलिमेंट्स की बेसमेंट पे होती है उनके एटॉमिक नंबर पे, यानी जो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे ना, पहले वो आता है जिसका कम है एटॉमिक नंबर, फिर अगले वाला, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ना, इस तरह इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसके अलावा उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसका ये सेकंड स्टेप होता है ना। तो ग्रुप वाइज देखें तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे से सिमिलर होती हैं। ये वैसे पीरियोडिक टेबल का जो चैप्टर है ये 9th में है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है व्हाट डज अ 95% कॉन्फिडेंस लेवल मीन इन साइंटिफिक रिपोर्टिंग। तो ये जो 95% कॉन्फिडेंस लेवल है ये साइंटिफिक रिपोर्टिंग में ना इसका मतलब क्या है। तो ये जो है इसमें ना देयर इज़ अ 5% चांस द रिजल्ट्स आर इनकरेक्ट। तो 5% जो है वो एक इम्कान है कि जो रिज़ल्ट्स हैं या नताइज हैं उसमें गलती है। ये वाली जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी है। और इसका रीज़न जो है ना 95% कॉन्फिडेंस लेवल मींस द रिजल्ट्स आर लाइकली करेक्ट 95 आउट ऑफ 100 टाइम्स। उसके बाद जो 6th स्टेटमेंट है विच मॉडल ऑफ एटम इंक्लूड्स अ सेंट्रल न्यूक्लियस। तो कौन सा जो मॉडल है ना एटम का
जिसमें एक मरकज़ी न्यूक्लियस शामिल होता है। तो इसमें ना रदरफोर्ड मॉडल है, 9th में भी इसके बारे में डिस्कशन हुई है। और इसका जो रीज़न है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसकी, कि रदरफोर्ड्स मॉडल इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डेंस न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। और उसकी वो जो कंक्लूजन थी, उसका एक पॉइंट ये भी था ना, जो सेंट्रल पार्ट है ना, वो है तो छोटा लेकिन डेंस है ना, जिसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, वेटेज ज़्यादा है उसकी एज़ कम्पेयर टू होल एटम। और उसको फिर उसने ना सेंटर ऑफ एटम यानी न्यूक्लियस का नाम दिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, व्हाट डज रिपीटेबिलिटी एंड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स रेफर टू। साइंसी तजर्बात में ना रिपीटेबिलिटी से क्या मुराद है, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना, सेम रिजल्ट्स अंडर द सेम कंडीशंस, यानी एक जैसे हालात में एक जैसे नताइज का आना, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। और इसका जो रीज़न है, रिपीटेबिलिटी मीन्स द एक्सपेरिमेंट गिव्स द सेम रिजल्ट एवरी टाइम अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। तो ये जो रिपीटेबिलिटी होती है, इसका मतलब है कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट करें ना, एक जैसे हालात में दोहराया जाए उसको, तो उसका सेम ही रिज़ल्ट हासिल होता है। और इसकी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ रिप्रोड्यूसिबिलिटी इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। तो साइंसी तजर्बात में ना रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होती है, तो सेम रिजल्ट यूजिंग डिफरेंट मैथड्स, यानी मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके एक ही जैसे नताइज। तो ये वाली जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी है। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, reproducibility tests if other researchers get the same results using different tools or methods। तो reproducibility का मतलब है कि दूसरे जो साइंटिस्ट हैं मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके वही जो रिज़ल्ट हैं वो हासिल कर सकें। इसकी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, व्हाट पैराडाइम रिप्लेस्ड द फ्लोजिस्टन थ्योरी। तो फ्लोजिस्टन के नज़रिए की ना कौन सा नज़रिया था जिसने उसको रिप्लेस किया था। तो इसमें एटॉमिक थ्योरी ये लगा लें ऑप्शन। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड अ बेटर एक्सप्लेनेशन फॉर केमिकल रिएक्शंस रिप्लेसिंग आउटडेटेड आइडियाज़ लाइक फ्लोजिस्टन। तो ये जो एटॉमिक थ्योरी थी ना, इसने फ्लोजिस्टन जैसे पुराने ख्यालात को रद्द करके ना, तो न्यू जो केमिकल रिएक्शंस की बेहतर वजाहत कर दी थी। उसके बाद जो लास्ट स्टेटमेंट है, विच प्रॉपर्टी डज द पीरियोडिक टेबल हेल्प टू प्रिडिक्ट। तो पीरियोडिक टेबल की ना कौन सी जो प्रॉपर्टी है उसकी पेशगोई करने में मदद करती है। तो इसमें ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स की खसूसियात होती है ना वो। तो इसका रीज़न जो है ना, ये एक्सप्लेनेशन, द पीरियोडिक टेबल हेल्प साइंटिस्ट प्रिडिक्ट हाउ एलिमेंट्स विल बिहेव बेस्ड ऑन देयर पोजीशन। तो पीरियोडिक टेबल में ना उनकी जो पोजीशन की बुनियाद पर एलिमेंट्स की खसूसियात और रवैये की पेशगोई की जा सकती है। तो यहाँ पे इसकी जो MCQs हैं ये कंप्लीटेड हैं। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शंस। तो जो भी ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसमें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उसकी वजाहत करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है ना, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये वाला जो उसूल है ना, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो इसके मुताबिक किसी जो केमिकल रिएक्शन में ना तो मास जो है वो पैदा होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है। उसके बाद द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना उनकी टोटल जो मास है और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो टोटल मास है वो इक्वल ही रहती है, बस उसकी कुछ फॉर्म जो होती है ना वो कन्वर्ट हो जाती है एक से दूसरी में। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस इन साइंटिफिक रिसर्च। तो साइंसी तहकीक में ना ये जो एम्पेरिकल एविडेंस है ना, तजर्बाती शवाहिद, रिसर्च वाले जो तजर्बाती शवाहिद का क्या किरदार है। तो इसका आंसर है ना, एम्पेरिकल एविडेंस प्रोवाइड्स डेटा एंड ऑब्जर्वेशंस गैदर्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। तो ये जो एम्पेरिकल एविडेंस है ये तजर्बात के ज़रिए हासिल किए गए डेटा और मुशाहिदात पर मुश्तमिल होते हैं। इट हेल्प्स validate theories and ensures that scientific conclusions are based on real world observations। तो ये जितने भी थ्योरीज हैं या नज़रियात हैं ये इनकी तस्दीक में ना मदद देते हैं और साइंसी जो नताइज होते हैं ना उनको हकीकत पर मबनी बनाते हैं, यानी रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन पे बेस करा देना उनको। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पीयर रिव्यू प्रोसेस एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन साइंस। तो ये जो पीयर रिव्यू के अमल और साइंस में ना इसकी अहमियत को बयान करें
और पीयर रिव्यू जो है उसके अमल और साइंस में ना इसकी अहमियत को बयान करना है। तो पीयर रिव्यू प्रोसेस इन्वॉल्व्स एक्सपर्ट्स इवैल्यूएटिंग अ साइंटिफिक वर्क बिफोर पब्लिकेशन। तो ये जो पीयर रिव्यू का जायज़ा होता है ना, एक तरह का एक ऐसा अमल है जिसमें जो माहिरीन होते हैं ये किसी साइंसी तहकीक को अशात से पहले ना, यानी जब तक उसको पब्लिश करते हैं उससे पहले उसको जांच लेते, परख लेते हैं ना, उसको टेस्टिफाई कर लेते। तो इट इंश्योर्स द रिसर्च इज़ एक्यूरेट, क्रेडिबल एंड फ्री फ्राम मेजर एरर्स। तो ये तहकीक उसकी दुरुस्तगी, एतबार जो है और उसकी खामियों से पाक होने को ना यकीनी बनाती है कि उसमें कोई मतलब एक्यूरेसी सही है, क्रेडिबिलिटी सही है उसकी, और कोई मेजर टाइप की एरर्स तो नहीं है। नेक्स्ट में ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, हाउ डिड द फ्लोजिस्टन थ्योरी एक्सप्लेन कंबशन। तो इसमें ना ये जलने के अमल की वजाहत कैसे की गई थी ना फ्लोजिस्टन में, ये वाला जो नज़रिया था पुराना वाला। इसका आंसर जो है, द फ्लोजिस्टन थ्योरी प्रपोज्ड दैट सब्सटेंस कॉल्ड फ्लोजिस्टन वाज रिलीज ड्यूरिंग कंबशन। कि फ्लोजिस्टन की थ्योरी के मुताबिक फ्लोजिस्टन नामी जो एक मटेरियल था ना, वो खारिज होता था जब भी कोई चीज़ जलती थी। तो बर्निंग वाज बिलीव्ड टू अकर ड्यू टू रिलीज ऑफ दिस फ्लोजिस्टन इनटू द एयर। तो जलने का अमल इस मटेरियल के हवा में खारिज होने की वजह से होता था, यानी जो ही कोई चीज़ जलती थी तो ये मटेरियल हवा में उड़ जाता था। क्वेश्चन 5 जो है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसकी अहमियत क्या है ना, इम्पोर्टेंस, उसकी सिग्निफिकेंस ये बतानी है। तो क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस है उसमें ये शामिल है तो इसका आंसर भी थोड़ा शॉर्ट ही लिखना है। तो रदरफोर्ड्स मॉडल इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ अ सेंट्रल न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन्स अराउंड विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसमें ना मरकज़ में यानी सेंटर में ना न्यूक्लियस का तस्वर दिया गया जिसमें प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स इसके गिर्द ना, इसके राउंड वो रिवॉल्विंग करते हैं यानी गर्दिश करते हैं। इट रिप्लेस्ड द प्लम पूरिंग मॉडल एंड लेड टू मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस मॉडल ने ना प्लम पूरिंग मॉडल की जगह ली थी, उसको रिप्लेस किया था, और जो जदीद वाला जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना उसकी बेस भी यही है। जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है ना, वो मॉडर्न जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसकी बेस भी यही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डज द पीरियोडिक टेबल ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है ये एलिमेंट्स को कैसे मुनज़्ज़म करता है, कैसे उनको ऑर्गेनाइज करता है या उनको तरतीब देता है। इसका जो आंसर है, द पीरियोडिक टेबल ऑर्गेनाइजेज एलिमेंट्स बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है ये एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ना तरतीब देता है, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उनको ऑर्गेनाइज करता है। तो एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। और जबकि वो एलिमेंट जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं उनको सेम ग्रुप में रखा जाता है। जबकि ये पीरियड जो होते हैं ये तो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं ना, और ग्रुप जो होते हैं वो कॉलमर शेप में होते हैं, यानी कॉलम शेप में होते हैं। तो ग्रुप मीन कॉलम जो उस पीरियोडिक टेबल में है। एंड ईच पीरियड यानी जो रो है शोज़ अ प्रोग्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो हर जो पीरियड है वो उसकी खसूसियात में ना वो मुसलसल यानी प्रोग्रेस को शो कर रहा होता है कि उसकी प्रॉपर्टी में जो थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा होता है ना उसमें वो शो कर रहा होता है ना पीरियड जो है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफाइन साइंटिफिक पैराडाइम विद एन एग्जांपल। ये जो साइंसी नज़रिया है ना पैराडाइम, उसकी तारीफ़ करनी है और उसकी एक एग्जांपल भी देनी है। तो इसका आंसर जो है, साइंटिफिक पैराडाइम इज़ अ वाइडली एक्सेप्टेड सेट ऑफ आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस दैट डिफाइन साइंटिफिक रिसर्च इन अ पार्टिकुलर पीरियड। तो ये जो साइंटिफिक पैराडाइम है ये एक ऐसा तस्लीम शुदा ना यानी एक्सेप्टेड नज़रियाती निज़ाम होता है ना, सेट ऑफ आइडियाज़, जो किसी दौर में साइंसी जो तहकीक होती है उसकी बुनियाद बनाता है। यानी उस दौर में जो भी साइंसी तहकीक है ना उसकी बेस ये हो। और इसकी जो एग्जांपल है, एटॉमिक थ्योरी इज़ अ पैराडाइम दैट चेंज्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैटर। जैसे मिसाल के तौर पे जो एटॉमिक थ्योरी है ये एक साइंसी नज़रिया है जिसने मटेरियल्स जो है ना मैटर, उसकी फहम जो है, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है उसको तब्दील किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डज अ कॉन्फिडेंस लेवल इन साइंटिफिक रिसर्च इंडिकेट। तो साइंसी तहकीक जो होती है
उसमें जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्या ज़ाहिर करती है ना, तो इसका जो आंसर है, कॉन्फिडेंस लेवल इंडिकेट्स द प्रोबेबिलिटी दैट द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर रिलायबल। तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये इस इम्कान को ज़ाहिर करती है ना कि जो एक्सपेरिमेंट है या जो तजर्बा किया गया ना उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो रिलायबल हैं, काबिल एतमाद हैं, काबिल एतमाद हैं। तो a 95% confidence level means there is a 95% chance the results are correct and not due to error। और इसमें ना जैसे ये 95% जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसका मतलब होगा कि जो रिज़ल्ट्स हैं 95% तक दुरुस्त हैं और गलती का इम्कान जो है वो सिर्फ 5% तक हो सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिपीटेबिलिटी एंड रीप्रोड्यूसिबिलिटी इन एक्सपेरिमेंट्स। तो तजर्बात में रिपीटेबिलिटी यानी किसी चीज़ का इयादा करना होता है ना, उसके बाद जो रीप्रोड्यूसिबिलिटी है वो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या फ़र्क है ना। इसका जो आंसर है, रिपीटेबिलिटी मींस गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन द सेम साइंटिस्ट परफॉर्म्स द एक्सपेरिमेंट अंडर द सेम कंडीशंस। तो रिपीटेबिलिटी का मतलब है कि एक ही मतलब साइंसदान जब एक ही हालात में ना तज्जिया दोहराता है तो उसे वही नतीजे हासिल होते हैं। दोबारा जो मतलब रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है मींस डिफरेंट साइंटिस्ट गेटिंग द सेम रिजल्ट्स यूजिंग डिफरेंट मेथड्स और इक्विपमेंट्स। यानी मुख्तलिफ साइंटिस्ट जब मुख्तलिफ तरीक़ों या टूल्स को ना या मेथड्स को यूज़ करें और उन्हें भी वही रिज़ल्ट हासिल हो रहे हों, वही नताइज हासिल हो रहे हों, तो वो रिप्रोड्यूसिबिलिटी होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन, वाई इज़ स्पेक्टिविज्म इज़ इम्पोर्टेंट इन द साइंटिफिक कम्युनिटी। वैसे तो एक तरह से ना ये डाउट होता है ना, शक व शुबा, तो ये क्यों अहम है ना, ये जो स्केप्टिज़म है साइंटिफिक कम्युनिटी में ना। तो इसका जो आंसर है, स्केप्टिज़म इंश्योर्स द क्लेम्स आर क्वेश्चंस और टेस्टेड बिफोर बीइंग एक्सेप्टेड। तो शक व शुबात जो होते हैं ना, स्केप्टिज़म इस बात को यकीनी बनाता है कि किसी भी दावे को तस्लीम करने से पहले इस पर सवाल उठाया जाए, इस जज्बात के ज़रिए ना इसकी जांच की जाए ना, इसको टेस्ट किया जाए एक्सेप्ट करने से पहले। इट प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड हेल्प्स प्रिवेंट द एक्सेप्टेंस ऑफ फॉल्स और अनप्रूवन आइडियाज़। तो ये तनकीदी सोच को फ़रोग़ देता है और गलत या बगैर सबूत के ख्यालात को मारने से रोकता है। तो यहाँ पे ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीटेड है। नेक्स्ट में ये जो कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ना एक्सरसाइज में, इसमें फर्स्ट है, डिस्कस द ट्रांजिशन फ्रॉम द फ्लोजिस्टन थ्योरी टू द ऑक्सीजन थ्योरी ऑफ कंबशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन केमिस्ट्री। तो फ्लोजिस्टन थ्योरी जो है उससे जो ऑक्सीजन थ्योरी है इस नज़रिए तक ये जो कंबशन का जो तस्वर था ना, जलने के अमल का तस्वर, उसमें तब्दीली और कीमिया पर इसके क्या असरात हैं इसके बारे में डिस्कशन करनी है। तो इसका आंसर जो है, इन द अर्ली 17th एंड 18th सेंचुरी साइंटिस्ट बिलीव्ड इन अ थ्योरी कॉल्ड द फ्लोजिस्टन थ्योरी। और 17वीं और 18वीं जो सेंचुरी थी उसकी स्टार्टिंग में ना साइंसदान जो थे फ्लोजिस्टन की जो थ्योरी थी उस पर यकीन रखते थे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ फायर लाइक एलिमेंट कॉल्ड फ्लोजिस्टन वाज प्रेजेंट इन ऑल कंबशेबल मटेरियल्स। तो इस नज़रिए के मुताबिक, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, एक आग जैसा ना कोई एलिमेंट है फ्लोजिस्टन जिसको नाम दिया गया था, तो ये मटेरियल्स में मौजूद होता था ना, जो भी जलने वाले मटेरियल्स है उसमें। व्हेन अ सब्सटेंस बर्न्ड, जब भी कोई मटेरियल जलता था, इट वाज थॉट टू रिलीज फ्लोजिस्टन इन द एयर। तो ये समझा जाता था कि वो फ्लोजिस्टन जो था वो एयर में रिलीज़ हो रहा है, हवा में खारिज हो रहा है ना वो, यानी वो मादा बीच में से जल के निकल जाता था और बाकी राख जो थी वो बाकी रह जाती थी। हाउएवर this theory could not explain some scientific observations such as why metals gained weight after burning। लेकिन ये जो थ्योरी थी ये काफ़ी सारे साइंसी जो ऑब्जर्वेशन थी ना, मुशाहिदात, उनकी वजाहत नहीं कर सकती थी बाद में। तो जैसे मेटल्स है ना, उनके जलने के बाद उनमें क्यों वेट जो है वो गेन हो जाता है, तो इसका उसके पास कोई स्पेसिफिक रीज़न या आंसर नहीं था। इन द लेट 18th century फ्रेंच केमिस्ट Antoni Levaize performed experiments that disproved the phlogiston theory। तो 18th सेंचुरी के आखिर में ना फ्रांसीसी कीमियादान थे एंटोनी लेवाइजे, उन्होंने ना मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए जिससे फ्लोजिस्टन की नज़रिया जो था ना, ये जो थ्योरी थी फ्लोजिस्टन वाली, इसको गलत प्रूव किया गया। ही शोड दैट during combustion substances actually react with a gas in the air which is
ही नेम्ड ऑक्सीजन, उसने साबित किया ना कि जलने के दौरान जो मटेरियल दर हकीकत हवा में मौजूद होता है ना, एक गैस से तामुल करते हैं जिसे उसने ऑक्सीजन का नाम दिया, यानी जलने के अमल के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। फिर लेवाइजर जो ऑक्सीजन थ्योरी थी, एक्सप्लेन्ड वाई बर्निंग सब्सटेंसेस इंक्रीज्ड इन मैस दे कंबाइंड विद ऑक्सीजन। तो लेवाइजर की ऑक्सीजन वाली जो थ्योरी थी उसने ये वजाहत की कि जलने वाले जो मटेरियल्स हैं उनमें जो वेट गेनिंग होती है ना, जो उनका मैस जो है वो ज़्यादा हो जाता है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो ऑक्सीजन उनमें मिक्सअप हो। तो दिस डिस्कवरी लेड टू द रिजेक्शन ऑफ द फ्लोजिस्टन थ्योरी एंड द राइज ऑफ मॉडर्न केमिकल अंडरस्टैंडिंग। इस दरियाफ्त ने ना फ्लोजिस्टन थ्योरी को रद्द करके और जदीद कीमियाई फ़हम के आगाज़ की बुनियाद रखी। It also established the law of conservation of mass which became a cornerstone of modern chemistry। तो ये दरियाफ्त जो थी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की बुनियाद बनी, जो जदीद कीमिया की एक बुनियादी असास है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक मॉडल्स फ्रॉम द प्लम पुडिंग मॉडल टू द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो प्लम पुडिंग मॉडल से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तक एटमी जो मॉडल्स की जो डेवलपमेंट है ना, जो उसकी तरक्की का सफ़र है, उसके बारे में डिटेल जो है उसको बयान करना है। इसका जो आंसर है, एटॉमिक थ्योरी वाज इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली ओवर टाइम एज न्यू डिस्कवरीज वर मेड। तो एटॉमिक जो थ्योरी थी ना, वक्त के साथ साथ अहम जो दरियाफ्तें हुई उनके ज़रिए और मुसलसल जो डेवलपमेंट हुई उसके ज़रिए ना, ये मतलब सारा सफ़र जो है ये तय हुआ। In 1904 J.J. Thomson proposed plum pudding model। 1904 में ना J.J. Thomson ने plum pudding model पेश किया। He discovered the electron and suggested that atoms were positively spheres with electrons embedded like raisins in a pudding। तो उसने ना इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किया और तजवीज़ पेश की ना कि एटम मुस्बत चार्ज वाले ना एक स्फेयर यानी गोल कुर्रे हैं ना, यानी स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बिल्कुल चिपके हुए होते हैं ना, ऐसे जैसे दानेदार मटेरियल चिपका हुआ होता है। जैसे ये हमने ऊपर ना इसकी एक पिक्चर जो है उसको भी शेयर किया था, वो जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना वहाँ पे। हाउएवर दिस मॉडल वाज सून चैलेंज्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1911 थ्रू हिज गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। मगर ये मॉडल जो था जल्द ही 1911 में ना अर्नेस्ट रदरफोर्ड की सुनहरी वो जो गोल्ड फॉयल वाला एक्सपेरिमेंट था ना, 9th क्लास में था पहले, तो उसके थ्रू उसने चैलेंज किया। रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस एंड दैट इट हैज़ अ स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने दरियाफ्त किया कि एटम ज़्यादातर खाली जगह पर मुश्तमिल होता है और इसका जो सेंट्रल है ना, जो न्यूक्लियस है वो छोटा होता है और बहुत डेंस होता है ना, यानी वेटेड होता है, और ये मुस्बत यानी पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो सारा का सारा न्यूक्लियस में होता है। ही प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस सिमिलर टू द प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग द सन। और उसने ये तजवीज़ पेश की थी ना कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द ना बिल्कुल ऐसे ही मूव करते हैं जैसे सन के राउंड जो प्लानट हैं वो मूव कर रहे हैं, जैसे सोलर सिस्टम है ना उसकी तरह। इन 1913 Niels Bohr modified Rutherford's model by introducing fixed orbits और energy levels। 1913 में नील बोहर ने रदरफोर्ड के मॉडल को बेहतर बनाया, उसको मतलब मॉडिफाई किया, और जो न्यू उसने कुछ इसमें ना इंफॉर्मेशन ऐड की थी कि ऑर्बिट्स जो होते हैं इनकी एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है, यानी जो फर्स्ट लेवल है ना एनर्जी, सेकंड लेवल यानी फर्स्ट शेल सेकंड शेल, तो इनकी एनर्जी। However, further studies showed that electrons do not move in fixed paths। तो बाद में ना रिसर्च से पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिक्स्ड पाथ्स पर हरकत नहीं करते ना। दिस led the development of the quantum mechanical model। तो ये बात क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरक्की का बायस बनी। In this model, electrons are treated as both particles and waves। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सिर्फ पार्टिकल नहीं होते बल्कि इनमें वेव वाली प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, लाइक फोटोन्स यानी जैसे लाइट होती है ना इस तरह की। एंड योर लोकेशन इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोबेबिलिटी क्लाउड। तो इनकी लोकेशन जो है वो फिक्स नहीं होती क्योंकि ये मूव कर रहे होते हैं, तो उनकी लोकेशन जो होती है ना ये प्रोबेबिलिटी यानी इम्कान ज़ाहिर किया जा सकता है कि फ़लाँ टाइम पे ये वाला पार्टिकल फ़लाँ जगह पे था। तो दिस मॉडल इज़ द मोस्ट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर टू डेट। तो ये मॉडल अब तक वो एटॉमिक स्ट्रक्चर की सबसे दुरुस्त नुमाइंदगी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज हाउ द पीरियोडिक टेबल सर्व्स एज अ पैराडाइम
इन केमिस्ट्री गाइडिंग रिसर्च एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। तो वजाहत करनी है ना कि किस तरह ये जो पीरियोडिक टेबल है कीमिया में एक साइंसी जो नज़रिया के तौर पर काम करती है और नई जो डिस्कवरीज़ हैं उसके लिए भी रहनुमाई करता है ये पीरियोडिक टेबल जो है। इसके जो आंसर है, द पीरियोडिक टेबल इज़ नॉट जस्ट ए चार्ट, इट इज़ अ साइंटिफिक पैराडाइम। तो पीरियोडिक टेबल महज एक चार्ट नहीं है ना, जस्ट एक टेबल नहीं है, जो एक साइंसी नज़रिया है। इट ऑर्गेनाइजेज एलिमेंट्स बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये जो एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर और उनकी जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है ना उनकी बुनियाद पर तरतीब दिया जाता है, उसको इस तरह ऑर्गेनाइज किया गया है उसको। इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय डिमिट्री मेंडलीव इन 1869। तो इसका जो सबसे थोड़ा सही बेसिक काम था ना वो मेंडलीव ने किया था 1869 में। ही अरेंज्ड द नोन एलिमेंट्स एंड लेफ्ट गैप्स फॉर एलिमेंट्स येट टू बी डिस्कवर्ड। तो उसने उस टाइम तक जब तो जो अनासिर डिस्कवर हो गए थे उनको भी मतलब पॉइंट आउट करके उनकी भी जगह बनाई थी, और बीच में जो डिस्कवरीज अभी नहीं हुई थी उनके लिए खाली जगह भी छोड़ी हुई थी। तो द डिस्कवरी ऑफ दोज मिसिंग एलिमेंट्स लेटर वैलिडेटेड हिज टेबल। तो बाद में उन खाली जगहों पे जो मुख्तलिफ एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उनको दुरुस्त साबित किया कि उनकी जगह वो जो छोड़ी गई थी। उसके बाद द पीरियोडिक टेबल हेल्प्स केमिस्ट प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ अननोन एलिमेंट्स। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है ये केमिस्ट को ना जो नामालूम एलिमेंट्स हैं जिनका अभी पता नहीं चला उनकी जो बिहेवियर है या उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको पेश गोई करने में ना प्रिडिक्शन करने में भी मदद देती है। फॉर एग्जांपल नोबल गैसेज आर इनर्ट बिकॉज ऑफ देयर 4 आउटर इलेक्ट्रॉन शेल्स। मिसाल के तौर पे जो नोबल गैसेज है ना लास्ट वाला जो ग्रुप है वो सारी की सारी जो अनरिएक्टिव होती हैं क्योंकि इनके जो लास्ट शेल हैं वो कंप्लीटेड होते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स सच एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस एंड आयोनाइजेशन एनर्जी कैन आल्सो बी स्टडीड। ये सारे टॉपिक जो हैं ये पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में है 9th में, जिसमें आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटॉमिक रेडियस जो उसका सेंटर से ना आउटर शेल तक जो डिस्टेंस होता है, इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये सब चीज़ें ये पीरियोडिक ट्रेंड कहलाती हैं ना। और ये उस पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ डाउन द ग्रुप मतलब इंक्रीज़ हो रही है, लेफ़्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड कौन सी चीज़ में इजाफा हो रहा है, कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहती है। तो न्यू सिंथेटिक एलिमेंट्स आर आल्सो प्लेस्ड इन द टेबल बेस्ड ऑन द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो नई जो सिंथेटिक एलिमेंट्स है ना जिनको आर्टिफिशली बनाया गया है वो भी एलिमेंट्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में ना उनकी प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक रखे जाते हैं। दिस मेक्स द पीरियोडिक टेबल अ पावरफुल टूल फॉर बोथ एजुकेशन एंड साइंटिफिक डिस्कवरी। तो इस वजह से ना ये जो पीरियोडिक टेबल है तालीम और साइंसी तहकीक दोनों के लिए ना एक आप ये समझ एक ताकतवर ज़रिया है, एक पावरफुल टूल है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एवेलुएट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिपीटेबिलिटी एंड रीप्रोड्यूसिबिलिटी इन मेंटेनिंग साइंटिफिक इंटीग्रिटी एंड प्रोग्रेस। तो इस बारे में हम काफ़ी कुछ डिस्कस भी कर चुके हैं चैप्टर में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसके बारे में आ चुका है। उसके अलावा MCQs में भी कि इम्पोर्टेंस बतानी है ना रिपीटेबिलिटी की और रीप्रोड्यूसिबिलिटी की, और इनकी अहमियत का जायज़ा भी लेना है। तो इसका आंसर जो है ना, रिपीटेबिलिटी मीन्स गेटिंग सिमिलर रिजल्ट्स व्हेन द सेम पर्सन रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट अंडर द सेम कंडीशंस। तो रिपीटेबिलिटी का मतलब है कि जब एक साइंटिस्ट जो है ना, कोई पर्सन जो है, जब एक जैसे हालात में किसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा करे तो नताइज वैसे ही आए, सिमिलर आए। और रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है मीन्स डिफरेंट पीपल यानी डिफरेंट साइंटिस्ट यूजिंग द सेम मेथड एंड गेटिंग सिमिलर रिजल्ट्स। तो इसका मतलब होगा ना रिप्रोड्यूसिबिलिटी का कि मुख्तलिफ लोग या साइंटिस्ट जब एक तरीके से ना तजर्बा करते हैं तो वो भी एक जैसे नताइज हासिल करें, लेकिन वो डिफरेंट जगह पे हैं और वो लोग भी डिफरेंट हैं, लेकिन उसके रिजल्ट सिमिलर आ रहे हैं। तो दीज टू फैक्टर्स इंश्योर दैट द एक्सपेरिमेंट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द चांस और एरर। तो ये दोनों अवामिल ये साबित करते हैं ना कि तजर्बा महज इत्तफाक नहीं है या गलती पर मबनी नहीं है। दे बिल्ड ट्रस्ट इन साइंटिफिक फाइंडिंग्स एंड अलाउ अदर्स टू वेरीफाई एंड बिल्ड ऑन दैम। तो ये साइंसी नताइज पर एतमाद कायम करते हैं और दूसरों को इसकी जो तस्दीक होती है ना, इसकी वेरिफिकेशन होती है और मज़ीद तहकीक करने का मौका देते हैं। विदाउट रिपीटेबिलिटी एंड रीप्रोड्यूसिबिलिटी साइंटिफिक प्रोग्रेस वुड स्लो डाउन ड्यू टू अनरिलायबल रिजल्ट्स। तो अगर तजर्बात को ना इन दोनों चीज़ों से मतलब मुस्तस्ना या अलग कर देना, रिपीटेबिलिटी और रीप्रोड्यूसिबिलिटी के बगैर, तो इससे ये होगा कि तो जितने भी नताइज होंगे वो नाकाबिले एतबार होंगे
और इसकी वजह से जो साइंसी तरक्की है ना वो भी रुक सकती है, यानी उसमें भी कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं होगी। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ लेवल्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड अनसर्टेनिटी आर एक्सप्रेस्ड एंड इंटरप्रेट इन साइंटिफिक रिसर्च प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स फ्रॉम केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स। तो साइंस में ना ये जो कॉन्फिडेंस है और अनसर्टेनिटी है इसको किस तरह बयान किया जाता है, और केमिस्ट्री में उसके जो मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं या एक्सपेरिमेंट्स उसके साथ इसकी थोड़ी वजाहत करनी है। तो इसका जो आंसर है ना, कॉन्फिडेंस लेवल शोज हाउ सर्टेन वी आर अबाउट द रिजल्ट ऑफन रिटन एज अ परसेंटेज लाइक 95%। तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये जाहिर करती है कि हम नतीजे के बारे में कितने पुरएतमाद हैं, यानी उसकी ट्रूनेस को शो कर रही होती है। जैसे आमतौर पे जैसे लिखा गया होता है ना कि 95%, यानी उसमें ट्रुथ जो है वो 95% तक और एरर का चांस बहुत कम है, लाइक 5% तक। इसी तरह जो अनसर्टेनिटी है टेल्स अस द रेंज इन विच रियल वैल्यू लाइकली फॉल्स ड्यू टू मेजरमेंट लिमिटेशंस। ये तो अनसर्टेनिटी है, ये बताती है ना कि असल जो वैल्यू है वो किस हद तक, क्योंकि जब हम उसको मेजरमेंट करते हैं ना उसमें कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट, टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट है तो वही माइट से द वॉल्यूम इज 25.0 प्लस माइनस 0.2 मिलीलीटर, यानी 25 मिलीलीटर तो है लेकिन उसमें 0.2 प्लस या माइनस हो सकते हैं। दिस मीन्स द रियल वैल्यू इज़ लाइकली बिटवीन 24.8 से 25.2, यानी 25 में 0.2 को ऐड भी कर दें और उसमें से लेस भी कर दें तो ये उसकी रेंज होगी ना। तो ये जो है ये 95% ये शो कर रही है, तो ये जो वैल्यू है ये 95% कॉन्फिडेंस को शो कर रही है। बाय स्टेटिंग कॉन्फिडेंस एंड अनसर्टेनिटी क्लियरली साइंटिस्ट मेक देयर रिजल्ट्स ट्रांसपेरेंट एंड ट्रस्टवर्दी। जब साइंसदान ना या साइंटिस्ट एतमाद और कॉन्फिडेंस और अनसर्टेनिटी को वाज़ेह तौर पर बयान करते हैं ना तो इनके नताइज ज़्यादा काबिल एतबार होते हैं ना, ज़्यादा रिलायबल होते हैं, ज़्यादा ट्रस्टवर्दी यानी शफाफ होते हैं ना, क्लियर होते हैं। तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है ये भी कंप्लीट हो गई है और ये चैप्टर जो है ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस आउट किया हुआ था। उम्मीद है ये वीडियो और ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आपकी क्योंकि न्यू क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तो इस उम्मीद के साथ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। तो जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।